कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में इस वीडियो में एकदम डीपली समझाया गया है और ये चैप्टर है क्लास 8th का। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर तुमने अच्छे से देख लिया तो इसमें जो टॉपिक समझाए गए हैं उन्हें जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आओ सबसे पहले समझते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कारण क्या है। हेलो गाइस, आई एम ऑन द मार्स। अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा जैसे अभी हो रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अर्थ पे ही मार्स जैसा फील हो। जरा सोचो, अगर कल सुबह आप उठते और आपके आसपास ना पेड़ होते ना हरियाली होती, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और धूल का तूफान होता तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। पता है, हम ऐसे ही फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। That's why I am saying we are going to Mars. ऐसे फ्यूचर की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है एक बड़ी एरिया से पेड़ पौधे काट देना बिना नए पेड़ पौधे लगाए। ये काम ज्यादातर किसानों, बिल्डर्स, इंडस्ट्रीज और कभी कभी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। जब जमीन खेती के लिए चाहिए होती है तो सबसे पहले पेड़ों को काट दिया जाता है। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 80% हिस्सा सिर्फ कैटल फार्मिंग के लिए क्लियर किया गया। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जंगलों को काफी काटा जा रहा है। सेकेंड, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज को एक्सपेंड करने के लिए नए रोड्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। अभी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 54,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। थर्ड, लॉगिंग फॉर टिम्बर। फर्नीचर, पेपर, बॉलीवुड बनाने के लिए टिम्बर इंडस्ट्री पेड़ों को मास स्केल पर काट रही है। इलीगल लॉगिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली असम और अरुणाचल के जंगलों में। फोर्थ, माइनिंग एक्टिविटीज। कोयला, आयरन, गोल्ड निकालने के लिए पूरे के पूरे जंगल क्लियर कर दिए जाते हैं। ओडिशा के कोइंजो डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। और फिफ्थ, फॉरेस्ट फायर्स। बहुत बार लोग जानबूझकर जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जमीन खाली हो जाए, या तो लोगों की बोन फायर की वजह से आग लगती है। और भी बहुत सारे कारक शामिल हैं इसमें। और अभी आपने सुना ही होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी थी। ये बात तो समझ लो, डेवलपमेंट तो नेचर की ही बुद्धि पकड़कर होता है, पर हमें थोड़ा ध्यान से काम करने की जरूरत है। तो बच्चों, अभी हमने समझा डिफॉरेस्टेशन के बारे में और अब हम समझते हैं डिफॉरेस्टेशन से हमें नुकसान क्या होगा। बच्चों, एक गांव था, हरियाली गांव। वहाँ हर तरफ पेड़ पौधे, खेत, चिड़िया और नदियां थी। लोग खुश थे, खेती अच्छी होती थी और गर्मी भी कम महसूस होती थी। पर एक दिन कुछ लोग आए और बोले यहाँ के पेड़ काटकर एक बड़ा मॉल बनाएंगे और नए घर बनाएंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सबको ये आइडिया अच्छा लगा, जंगल कटे और मॉल बना। और फिर शुरू हुआ नेचर का असली तांडव। सबसे पहले गर्मी ने अटैक किया। जहाँ पेड़ की छांव में ठंडी हवा मिलती थी और अब वही जगह धूप से तपने लगी। बच्चों, याद रखो, पेड़ पौधे ना नेचुरल एसी होते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहे तो गांव वालों को पंखे और कूलर चलाने पड़े। बिजली का बिल भी बढ़ गया और गर्मी फिर भी कम नहीं हुई। यहाँ की सड़कों में बारिश के बाद बहुत, अयो, मैं नाली में गिर गई। कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या? दीदी, आप ही क्या, हम भी गिरेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमने मनमाने तरीके से डिफॉरेस्टेशन किया है, यानी पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से बारिश का पैटर्न ही बदल गया है। तो कभी कभी तो ऐसे बारिश होती है कि सब पानी पानी हो जाता है और कभी होती ही नहीं है कि चारों ओर सूखा पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सोच समझकर डिफॉरेस्टेशन करो, क्योंकि पेड़ न बारिश के मैग्नेट होते हैं और समझो इनको सब कुछ पता है कि बारिश कैसे करवानी है, बारिश कैसे नहीं करवानी है। हर चीज का उपाय है इनके पास, फ्लड का, ड्रॉट का, डिजर्टिफिकेशन का। क्या तुम्हें पता है पेड़ों को नेचुरल एसी भी कहा जाता है? पर क्यों कहा जाता है, कमेंट्स में बताना। अब देखो, तीसरी दिक्कत है मिट्टी का बहना। पेड़ की जड़ें मिट्टी को चिपका कर रखते हैं। जैसे सेफ्टी पिन कपड़े को चिपका कर रखता है, वैसे ही पेड़ गए तो जरा सी बारिश में सारी मिट्टी की ऊपरी परत बह जाएगी और इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। हेलो सर, आप यहाँ पर सो नहीं सकते। अगर हमने डिफॉरेस्टेशन नहीं रोका तो ये सब सच में होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं चन्नी चौक के तरफ। क्योंकि अगर हम उनका घर छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे घर आएंगे या फिर रोड पे घूमेंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की, इसीलिए हमें सोच समझकर डिफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। बच्चों, एक और चीज हुई, हवा खराब होने लगी। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, इसलिए उन्हें कार्बन सिंक भी कहते हैं। पर जब जंगल कट गए तो हवा में CO2 बढ़ गई, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी तेज हो गई, यानी इससे गर्मी दुनिया भर में और बढ़ जाएगी। एक और टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन, आओ इसके बारे में भी समझते हैं। ये क्या है?
ये है दुबई की मिट्टी। अगर अपने गांव और शहर को ऐसा ही बनाना है तो डिफोरेस्टेशन करते रहो। एक प्रोसेस होता है डेजर्टिफिकेशन, मतलब जमीन का धीरे धीरे डेजर्ट बन जाना, यानी फर्टाइल और हरियाली वाली मिट्टी अपना पानी और न्यूट्रिएंट्स खो देती है और वहाँ कुछ भी उगाना मुश्किल हो जाता है। एक जमीन को डेजर्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं, जिसमें से एक तो डिफोरेस्टेशन है। और अगर तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बताओ। देखो बच्चों, हमने ये तो समझ लिया फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने के लिए क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, और उसके बारे में समझते हैं। सरकार ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। और समझते हैं एक एक करके। हर सेकंड दुनिया से एक जानवर खत्म हो रहा है, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम सिर्फ बुक्स में शेर, हिरन या मोर देख पाएंगे। इसलिए बनाई गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां जंगल और उनके जानवर अपने नेचुरल घर में रहते हैं, बिना हंटिंग और बिना लॉगिंग के। ये जगह उन स्पीसीज के लिए लाइफ लाइन होती है जो खत्म होने की कगार पे है। जैसे इंडिया की गिर सेंचुरी में एशिया के लास्ट लायंस रहते हैं। भरतपुर के क्यूलाडियो में हजारों माइग्रेटरी बर्ड हर साल सफर करके आती हैं। आपको पता है इंडिया में 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर एक भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो पूरी फूड चेन हिल जाती है। मतलब एक छोटा सा इंसेक्ट भी धरती के बैलेंस के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक शेर। तो गाइस, आप बताओ आपके आसपास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कमेंट्स में। इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंसान सिर्फ एक गेस्ट है। वहां के असली मालिक हैं शेर, हाथी, बारहसिंघा जैसे जानवर। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पार्क्स की। नेशनल पार्क्स इसलिए बनवाए गए कि पेड़ पौधे, जंगली जानवर और प्रकृति अपने असली रूप में बची रहे। यहाँ पर हंटिंग, लॉगिंग और जमीन का व्यापार करना सब कुछ सख्त मना है। हर एक नेशनल पार्क एक जिंदा म्यूजियम है जो हमें दिखाता है कि हमारा देश तब कैसा था जब जंगलों पर इंसानों ने कब्जा नहीं किया था। आज भारत में 100 प्लस नेशनल पार्क्स हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये हमारी सभ्यता की जमीनी याद है। जब आप किसी नेशनल पार्क में एंटर करना तो याद रखना, मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। आओ अब हम बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां जंगल ही नहीं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम अपने असली रूप में सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें फॉरेस्ट, एनिमल, रिवर, माउंटेन, कभी कभी इंसानों की भी बस्तियां शामिल होती हैं। यहाँ 3 जोन्स होते हैं। कोर जोन सबसे अंदर वाला हिस्सा जहाँ सिर्फ प्रकृति का राज होता है। सेकंड बफर जोन जहाँ रिसर्च और एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन जोन जहाँ लोग नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहते हैं। ये आइडिया इसलिए बनाया गया कि वाइल्ड लाइफ बची रहे और इंसान भी प्रकृति के साथ सही तरीके से जी सके। एक तरह से ये प्रकृति और इंसान के बीच में एक समझौता है। आज इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें नीलगिरी, सुंदरवन और नंदा देवी जैसे नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। सोचो अगर ये रिजर्व ना होते तो हम अपने बच्चों को शेर, राइनो, पांडा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में दिखाते। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। चलो आओ समझते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। सारे प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स पूरी दुनिया के, ये सब फ्लोरा होते हैं। और सारे एनिमल्स, चाहे छोटा सा इंसेक्ट हो या बड़ा सा एलिफेंट, सभी फौना होते हैं। ये जो आप रोटी, चावल, दूध, चिकन खाते हो वो सब पॉसिबल है फ्लोरा एंड फौना की वजह से। एक और ट्विस्ट है, हमारे कपड़े तक कॉटन प्लांट बिना फ्लोरा के पॉसिबल नहीं और वूल बिना फौना के नहीं मिलती। मतलब जो पहना है, जो खाना है, सब दोनों पे डिपेंड है। मतलब ये है कि फ्लोरा एंड फौना बायोलॉजी की सिर्फ बोरिंग टर्म्स नहीं है, बल्कि ये तो लाइफ के रियल हीरो है। एक ऐसा क्रिएचर है जो तुम्हें शायद अपनी रियल लाइफ में कभी देखा भी ना हो, बट फिर भी उसका डीएनए हमारे डीएनए से 98% सेम होता है। गेस करो वो कौन है? अरे मैं हूँ। और इसी वजह से हमें समझना पड़ता है एक पावरफुल वर्ड, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अपने बीच आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। मतलब एक डॉग और एक कैट कभी एक साथ पपी कैट नहीं बना सकते क्योंकि वो अलग अलग स्पीसीज से है। पर एक जर्मन शेफर्ड और एक लैब्राडोर क्या एक पपी को जन्म दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज के हैं। अब सुनो एक शॉकिंग फैक्ट। साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं, पर अभी तक इंसानों ने सिर्फ 1.6 मिलियन को ही डिस्कवर किया है। मतलब दुनिया की 80% लाइफ अभी भी हमसे छुपी हुई है। बच्चों एक क्वेश्चन है तुमसे, टाइगर और सेल दोनों सेम स्पीसीज के हैं या नहीं? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट्स में बताओ।
चलो आओ समझते हैं एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी प्रजाति जो सिर्फ एक एरिया में नेचुरली पाई जाती हो और कहीं नहीं। जैसे वेस्टर्न घाट के लायन टेड मकाक, एक फंकी सा बंदर जिसके बाल एक लायन की तरह लगते हैं। कश्मीर का हंगुल डियर जिसे हम बस वहाँ की वैलीज में देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार का निकोबार मेगापोड, एक रेयर बर्ड जो अपना घोंसला मिट्टी के माउंड में बनाती है। और ये सब अपने घर के बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। और एक फैक्ट सुनो, इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5000 से ज्यादा प्लांट्स और हंड्रेड्स ऑफ एनिमल एंडेमिक है। मतलब दुनिया में सिर्फ इंडिया के पास। चलो आओ समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सोचो टाइगर ना रहे तो डियर और वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यही रीजन था कि 1973 में एक सीक्रेट लेवल मिशन स्टार्ट हुआ। नाम था द प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट एकदम मिशन इम्पॉसिबल जैसे था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टाइगर बचाओ जंगल बचाओ। टाइगर्स के लिए बनाए गए स्पेशल टाइगर रिजर्व जहां उनकी हंटिंग स्पेशली बैंड थी और जंगलों को भी प्रोटेक्ट किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं था, इनडायरेक्टली उसने जंगल के प्लांट्स और भी एनिमल्स को सेव किया। मतलब एक टाइगर बचा तो पूरा जंगल बचा। और जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब इंडिया में सिर्फ 1800 के आसपास टाइगर बचे थे और अब उनकी पॉपुलेशन 3000 प्लस हो गई है। मतलब इंडिया दुनिया का टाइगर कैपिटल बन गया। चलो आओ बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। आज के टाइम पे दुनिया के हजारों एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे। टाइगर, पांडा, राइनो सब स्लोली डिसअपीयर हो रहे हैं। और जब एक स्पीसीज गायब होती है तो उसके साथ पूरा नेचर का बैलेंस टूट जाता है। जैसे सोचो अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गई तो फूल और क्रॉप्स को पॉलिनेट कौन करेगा? मतलब हमारी प्लेट तक खाना भी नहीं पहुंचेगा। और रीजन सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमारी वजह से डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन के बीच जी रहे हैं, जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ था। बस इस बार एस्ट्रॉइड नहीं, कल्प्रिट हम खुद होंगे। चलो बेटा ये बताओ, ये इकोसिस्टम क्या होता है? चल, मुझे इकोसिस्टम तो नहीं पता, पर सिस्टम क्या होता है ये जरूर पता है। यार कल ही पढ़ाया था, तुम भूल गए। चलो और समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली एक बड़ा नेटवर्क है जहां प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं और खाना देते हैं सभी को। एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और हम लोग प्लांट एंड एनिमल दोनों पे ही डिपेंड होते हैं। ये एक चैन है, अगर एक लिंक टूट गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जैसे अगर फॉरेस्ट कट गए तो ऑक्सीजन का सोर्स खत्म हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब हुआ तो अर्थ खुद पे खुद इंसानों को रिजेक्ट कर देगी। और स्कैरी बात यह है कि साइन ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे फ्लड, हीट वेव, एनिमल एक्सटिंक्शन एक्सेट्रा। कुछ बर्ड्स तो इतनी दूर ट्रैवल करते हैं कि उतनी दूर तो एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। तो आओ अब पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। तो माइग्रेशन का मतलब होता है घर छोड़ के नई जगह जाना, लेकिन मजबूरी में। ये तब होता है जब मौसम चेंज होता है, खाना खत्म हो जाता है या बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है, तब एनिमल और बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। आर्कटिक टर्न नाम का बर्ड हर साल इतना सफर करता है जितने में पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा सकते हैं। और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, वेल्स, बटरफ्लाई, रेनडियर सब अपना कंफर्ट जोन छोड़कर निकल पड़ते हैं। सबसे अजीब बात यह है इनमें से कुछ एनिमल्स को पता होता है एग्जैक्टली कहाँ जाना है, बिना किसी मैप के, बिना जीपीएस के, बिना मोबाइल के। एक्चुअली उनकी बॉडी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फील करती है और स्टार और रिवर की हेल्प लेते हैं। वो तो जैसे नेचर का गूगल मैप लेकर चलता हो, एकदम एक्यूरेट। क्या तुमने कभी देखा है जब सर्दियों में कुछ अजीब बर्ड्स तुम्हारे शहर में आ जाते हैं? वो अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल देते हैं। यार ये रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें उन पशु पक्षियों या स्पीसीज की जानकारी दी जाती है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। सलमान खान। ये रेड डाटा बुक का कोई इम्पोर्टेंस भी है? इसकी मदद से हम जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं हम उन्हें बचा सकते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ का बैलेंस बनाए रखने के लिए सभी स्पीसीज इम्पोर्टेंट हैं। फूड चेन देखिए ना, अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो आफत हो जाएगी ना। रेड डाटा बुक को IUCN ने 1964 में शुरू किया था, तब से ये कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। तुम ये भी सोच रहे होगे
कि इसमें डाटा ये कलेक्ट कैसे होता है। साइंटिस्ट और बहुत सारे कंजर्व करने वाले लोग पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं और इंडेंजर्ड स्पीसीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स के नाम पता है जो रेड डाटा बुक में होने चाहिए तो कमेंट कर दो। बच्चों, डिफॉरेस्टेशन कितना खतरनाक है हमने ये तो पढ़ लिया, पर इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, रिफॉरेस्टेशन। और समझते हैं उसके बारे में। तो चलो और समझते हैं रिफॉरेस्टेशन के बारे में। आजकल क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर के प्लांट्स को काटने से हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। पर इसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो पेड़ काट दिए गए हैं उनकी जगह पे नए पेड़ लगाना। ये प्रोसेस एकदम डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। आजकल लोग सूखी और बंजर जमीन पर नए पेड़ लगा रहे हैं। थोड़े ही टाइम में वहां पर फिर से हरा भरा जंगल बन जाता है एंड फिर वहां पर चिड़िया, जानवर, इंसेक्ट सभी आने लगते हैं। आजकल तो ड्रोन से भी दूर दूर तक बीज फेंके जा रहे हैं ताकि जंगल जल्दी उग जाए। अगर दुनिया के आधे एरिया को भी पेड़ों से भर दिया जाए तो हम हवा को साफ कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। अगर हमें पेड़ों को कटने से बचाना है तो हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी करना होगा, क्योंकि पेड़ों से ये तो पेपर बनते हैं। और बच्चों, ये हो गई वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।